हाँ, अब शुरू हुआ। चलिए, गुड मॉर्निंग। मंडे की सुबह आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। अब आप हमारे साथ देखेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स। पहले तो शो की हाईलाइट दे दूं आपको। गावा सर और कविता जी तो हैं हमारे साथ, जो मदद करेंगे, बढ़िया से कुछ दमदार ट्रेड्स देंगे। इसके अलावा निर्मल बंग सिक्योरिटीज से स्वाति होतकर जुड़ेंगी और मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब भी जुड़ेंगे। तो 4 बढ़िया वायदा बाजार टेक्निकल्स के जानकार होंगे जो अगले आधे घंटे हमारी मदद करने वाले हैं। और प्लस बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्ढा साहब से भी होनी है बातचीत। पहले मार्केट स्क्रीन्स पे, उसके बाद वीरू से जरा समझा जाए जो 45 मिनट का सेशन अब तक हुआ उसको लेकर क्या मूड बन रहा है। ठीक ठाक है बाजार, हरे निशान पे, जबकि वीकेंड में डर लगा हुआ था कि वो कंटेजियन, वो क्या, वो यूएस में वो एक बैंक के कोलैप्स होने के बाद एक और बैंक की अपडेट आ रही थी। ये 3 बैंक हो गए अब यूएस में जो फेल कर गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो डर लगना शुरू हुआ था। बस आज क्या हुआ, सुबह सुबह डर के बीच में यूएस के मार्केट्स कल फ्राइडे को तो बहुत पेन में बंद हुए थे, 1 से 2% दबाव में थे तीनों बेंचमार्क्स। एक चीज बदल गई ओवरनाइट, वो था आज सुबह सुबह हम लोग जब उठे तो पता चला फेड की तरफ से, फेड कहिए या फिर कह लीजिए यूएस अथॉरिटीज की तरफ से एक बयान कि भाई डिपॉजिटर्स पैसा निकाल सकेंगे इफेक्टिव टुडे। मतलब आज शाम को जब यूएस में सारे बैंक खुलेंगे, जिसको जहां पैसा निकालना निकाले, कोई रोक नहीं होगी। तो उससे एक सेंटिमेंट रिलीफ हुआ, यूएस के फ्यूचर्स बहुत तेजी दिखाने लगे और उसी के चलते भारतीय बाजार हरे निशान पे। हाँ, ये बात अलग है कि आज हमने 530 तक के हाईज लगाए, वो 530 तक गए थे, उसके बाद से थोड़ा सा ऑफ डेज हाईज हम ट्रेड कर रहे हैं। और उसके पीछे एक वजह है, पहले तो निफ्टी बैंक जो ऑफ डेज हाईज ट्रेड कर रहा है, हालांकि इस समय इन ग्रीन है, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त पड़ गया है। उसने ऑलमोस्ट 40,700 पकड़ लीजिए, 40,700 वाला निफ्टी बैंक अब 160 पॉइंट ऑफ डेज हाइज। ऐसे ही निफ्टी आईटी दिखाइएगा, निफ्टी आईटी ने आज खुलते से ही जलवे दिखाने शुरू करे, बहुत अच्छे मूव्स बने, 1.25%, 1.5% तक का उछाल। अब वो निफ्टी आईटी जो सुबह का यूफोरिक मूव आ गया था, पस्त पड़ रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्टिकल जो पॉकेट में पस्त पड़नी है, उसी का खामियाजा है कि निफ्टी भी ऑफ डेज हाइज है। पर ये अच्छी बात है कि इन ग्रीन है इस तरह के ग्लोबल मेहम के बीच में। ब्रॉडर मार्केट्स लेकिन अभी भी पेन में, मिड कैप्स 3/4% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब ने कुछ देर पहले आपको मार्केट ब्रेथ दिखाई थी, वो दरअसल पूरा ब्यूटीफुल बैरोमीटर है इस समय के मूड का। 9:15 पे क्या मूड से खुले थे और इस समय 10 बजे आके क्या मूड बन गया है, वो एडवांस डिक्लाइन रेट। नहीं, लकीरें दिखाइए, इससे कुछ समझ में नहीं आता। लाइए लकीरें वो दोनों स्क्रीन पे, ये देखिए मूड कैसे बदला है, कैसे ब्रेथ डिटेरिएट हो रही है जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है। इस समय 1:2 से ज्यादा डिटेरिएटिंग बेट है डिक्लाइंस के फेवर में। वीरू, लेकिन पहले 45 मिनट की चाल निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, आईटी की, क्या रीडिंग? आशीष, देखिए आईटी ने थ्रस्ट तो जनरेट अच्छा किया, हालांकि वो 30,050 से कोलैप्स कर गया। पर आशीष जानते हैं इंटरेस्टिंग चीज क्या है, निफ्टी अभी भी अपने शुक्रवार की ट्रेडिंग ट्रेजेक्टरी में जाने को तैयार नहीं है, ऊपर से कोलैप्स हुआ। जरा प्लीज सुबह की रणनीति का देखिए, सुबह थ्रस्ट आया, बैंक निफ्टी चला, निफ्टी आईटी चला, लेकिन रिवर्स कहां से हुआ, एग्जैक्टली उसी एवरेज से जो कि मैंने मेंशन किया था फर्स्ट रेजिस्टेंस, और वो था करीब करीब 17,556। लेकिन आशीष जानते हैं, शॉर्ट जाने में मैं 2 चीजों से डरता हूं, हमेशा डरता हूं 2 चीजों से। एक है एसबीआई और दूसरा है आईसीआईसीआई। जिस दिन ये चले ना, बड़ा शॉर्ट ट्रेड करने में डर लगता है आशीष। मैं फिर कहूंगा, अभी तक आपने ट्रेड जैसा भी किया हो, सुबह लॉन्ग किया हो या फिर उसके बाद निकल गए हो या फिर हायर लेवल से राइज सेल किया हो, बट आई थिंक आशीष ये दोनों स्टॉक फ्यूचर्स तय करेंगे आज। और याद रखिएगा, मॉर्निंग की रणनीति में जो रेजिस्टेंस मेंशन किया था बैंक निफ्टी का 40,704, अगर वो पार होता है आशीष, तो ये सेशन बहुत अच्छा होगा, डिफरेंट होगा। एक बात जहन में रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स अभी भी 400 पॉइंट ऊपर है, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आशीष, अगर बैंक निफ्टी 40,704 जो कि आज का इंट्राडे हाई भी अभी तक वही है, अगर पार करता है तो अच्छा स्विंग हायर लेवल्स पे देगा। बाकी बैंक निफ्टी, जहां तक निफ्टी का सवाल है आशीष, अभी तक ये अपनी शुक्रवार की क्लोजिंग की या फिर पूरे दिन के सेशन की जो ट्रेजेक्टरी है उसकी तरफ नहीं गया है। कोलैप्स तभी होगा जब 390 400 वॉलेट करेगा।
अदरवाइज कोलैप्स नहीं होगा आशीष। बट मैं आशीष बताओ ट्रेडर, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं किया ना आज, तो एक एसबीआई आईसीआईसी बैंक पे नजर रखिएगा, क्योंकि मैं उस पर नहीं बोल सकता, लेवल्स पे नहीं बोल सकता, लेकिन अगर ये दो स्टॉक फ्यूचर्स काम कर गए और बैंक निफ्टी का लेवल 40,650 701 निकल गया, 704 निकल गया, तो एक अच्छा सेशन हो सकता है बैंकों के लिए आशीष। ठीक है, ये है की लेवल्स जिनको हमें अब वॉच आउट करना पड़ेगा। ये हो गए पहले 45 मिनट का जो अब तक का सेशन हुआ मंडे का। उसके बाद एक बढ़िया सा निफ्टी बैंक पे, ओवरऑल मार्केट्स पे टेक। चारों एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अब जरा पहले गाबा सर शुरू, अब तक कोई निफ्टी बैंक का ट्रेड लिए क्या? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल थोड़ा सेटल होना चाहिए मेरे ख्याल से मार्केट को, फिर उसके बाद ही शायद कुछ ट्रेड बनेगा, लेकिन फिलहाल नहीं लगता मुझे आजकल लेकिन लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। तो निफ्टी पहले बैंक तो थोड़ा लगता ज्यादा था स्ट्रांग आप पेल देते थे, आजकल वो एनिमल इंस्टिंक्ट रिड्यूस हो रहे हैं आपके। ऐसा कुछ नहीं लगता है, ऑन द से अपसाइड मिलना चाहिए। है। 40,700 40,800 ये एक पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाना, बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। वीरू भी मेंशन कर रहे थे लेवल जो की वॉच आउट करने चाहिए। हो सकता है निफ्टी बैंक थोड़ा सा अपटिक्स दिखाता हुआ नजर आए। एक काम करते हैं, अब जरा 10 के दमदार ट्रेड जो शो का बेसिक प्रीमाइस है वो ले लिए जाए। पहले चल रहे हैं सबसे पहले अमित सेठ साहब के पास। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। कोई आज के दमदार ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई करे सर आपने? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। आशीष जी, नजर कहीं ना कहीं पीएससी सेक्टर पे है। पीएससी सेक्टर लास्ट वीक से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफी स्ट्रांग है। मुझे इसमें से पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। पावर ग्रिड का अगर वीकली चार्ट देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। वीकली मंथली चार्ट्स में तो पोजिशनली काफी स्ट्रांग है। पावर ग्रिड में एक पोजिशनली पोजीशन बनाई जा सकती है। 228 का इसका प्राइस है। 225 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और 235 का टारगेट रखें। मेरा सेकंड कॉल आज का एक सेल कॉल रहेगा, दैट विल बी ऑन नौकरी इन्फो एज। ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी आईटी को। कोई भी बाउंस में, हर बाउंस में इस पे से एक सेल ऑफ आ रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी हल्का फुल्का आधा % पॉजिटिव में है, लेकिन ये स्टॉक नेगेटिव में है, तो रिलेटिवली इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक है। ओवरऑल इसने एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन चैनल फिर ब्रेक किया और आरएसआई पे भी एक ब्रेकडाउन है। फ्यूचर में इसका प्राइस 3431 का है। इसे शॉर्ट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3465 एंड अ टारगेट ऑफ 3370। पावर ग्रिड पीएसईज भाई साहब, आज सुबह से ढेरों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की चर्चा हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के पिक बने थे, कोई गेल, कोई ओएनजीसी, कोई एनटीपीसी, कोई एचएएल, अब आ गया पावर ग्रिड भी। और यही बात सब कह रहे हैं, पीएसईज स्वीट स्पॉट पे लग रहे हैं। पावर ग्रिड खरीदारी करने का मन, नौकरी इन्फो एज वीक है। स्टार्टअप्स को लेकर वैसे कंसर्न, इनकी इन्वेस्टीज को लेकर शायद हो सकता है कंसर्न स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। बेचने के मौके इन्फो एज में ढूंढिए। स्वाति गुड मॉर्निंग। स्वाति आपका प्रेफर्ड पिक, ये पिक सॉरी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लिए डेफिनेटली काफी डाइसी है मार्केट। मैं दोनों तरफ के कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट विल बी ऑन जीपीपीएल, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो आप ये अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में। इवन दो मार्केट वाज करेक्टिंग, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने लेवल्स काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखे हैं, एवरेज के ऊपर वेल एक प्लेस्ड मिनट, है। हम लोग वो नाम मिस कर गए, तो नाम बताओगे तो हम दिखते हुए समझेंगे तो इजी रहेगा। जीपीपीएल करंटली 111 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये मोमेंटम काफी अच्छा अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है 130 से 135 तक। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 105 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस क्योंकि समझ में नहीं कीजिएगा। आया, जेपीसीएल फिर हेलो, से नाम बोलो आप प्लीज। सेकंड मेरा सेल कॉल है जो कि है कोफोज पर। कोफोज पर अगर आप आशीष से देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड हो रहा है। कल हम फ्राइडे हम लोग ने देखा कि 50 डीएमए के नीचे इसने क्लोजिंग रखी। आज भी ओपनिंग काफी फ्लैटिश होकर हमें रेजिस्टेंस लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कोफोज एक ऐसा काउंटर है जो अभी 100 डीएमए टच कर सकते हैं, जो कि अराउंड 4000 के लेवल पे है। तो करंट लेवल पे आप शॉर्ट कीजिएगा कोफोज पर। 4000 के लेवल्स में देखती हूँ डाउन साइड में, एंड अपसाइड में आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 4160 का। कोफोर्ज, ये अभी पिछला शो खत्म करते करते जो लास्ट पिक आया था सचिन का वो यही था, सेल कोफोर्ज। और यहां पे देखिए स्वाति ने भी यही मेंशन। स्वाति पहला वाला मिस कर गया, मैं फिर से एक बार नाम बोलो प्लीज आप। जीपीपीएल, गुजरात पीपावाव पोर्ट।
गुजरात पिपावा पोर्ट। हाँ सॉरी, गुजरात पीपावाव पोर्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। अब स्वाति आप प्लीज टारगेट और स्टॉप लॉस बता दो। यस, गुजरात पिपावा पोर्ट में क्यों बाय दे रही हूँ आशीष जी, क्योंकि मार्केट जो करेक्ट कर रहा था उसके बावजूद भी ये काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रखी है। टेक्निकली 50 200 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक काफी स्ट्रॉन्गली चैनल में ये चल रहा है, राइजिंग चैनल में। तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल 130 से 135 के लेवल तक जाने की। करंट लेवल 111 के आसपास चल रहा है, तो 105 का स्टॉप लॉस रख के आप अपनी गुजरात पिपावा बाय कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 135 रुपीज। ओके, ये दो ट्रेड्स हो गए। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? सो वीरेन जी, जो मेरा ट्रेड था वो काफी नियर टू टारगेट आ गया। दैट वाज कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स 575, मेरा लक्ष्य 578 का है। सो अब नाउ आई वुड लाइक टू स्किप दैट। अनदर काउंटर जो मुझे लग रहा है, एलटी को हमें देखना चाहिए, दैट इज लार्सन एंड टूब्रो। यहाँ पर पोजिशनिंग की जा सकती है। 2160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है अपसाइड 2189 2188 के लेवल्स के लिए Larsen and Tubro will be the trade for this session. 10 का दमदार now. ओके, दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो प्रेफर्ड पिक। कविता जी के पास जाने में थोड़ी देरी हो गई, कैनफिन होम्स हाथ से निकल गया है। अब एंट्री नहीं करनी, नहीं तो एक पिक था वो जो अब मिस आउट हो चुका है। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड समीकरण अच्छे बैठ नहीं रहे। गावसर आज के प्रेफर्ड पिक्स इस समय के। आई थिंक मुझे बैंकिंग क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है। ट्रेड कर रहा है करीब 851 के आसपास। यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। बैंकिंग के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट 5 के 5 अच्छे लगते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा लगता है। स्टॉप होगा करीब 845 का, बस ऑन द अपसाइड करीब 860 का ये पहला टारगेट रहेगा। तो मेरे ख्याल से यस, आईसीआईसीआई बैंक पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो मैं कहूंगा एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। थोड़ा स्ट्रेस्ड है लेकिन फिर भी ठीक ही नजर आता है, मोमेंटम है, इसलिए मैं एमजीएल पे जाऊंगा। 992 का टारगेट ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप पर करीब 980 का लगता है ये 1000 पार कर लेगा, फिर 1010 भी जा सकता है। एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड स्ट्रेच्ड है पर अच्छा है। महानगर गैस तेजी और आईसीआईसीआई बैंक भी एक बाय कॉल गावसर की तरफ से। क्विकली रैप अप, 10 की दमदार ट्रेड। अमित सेठ साहब ने पावर ग्रिड खरीदारी और इन्फो एज एक सेल कॉल के तौर पे दिया। स्वाति ने गुजरात पीपावाव पोर्ट एक बाय और कुफोर्ज वो मिड कैप आईटी उसमें एक सेल रिकमेंडेशन दिया है। कविता जी ने लार्सन एंड टूब्रो पे एक बाय कॉल इनिशिएट किया है और गावसर ने आईसीआईसीआई बैंक में तेजी और एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड में तेजी की बात करी। वैसे आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया मूव दिखा रहा है। प्लीज स्क्रीन पे इंटरडे चार्ट रखिएगा। 1.25% के उछाल के साथ धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप वापस होता हुआ आईसीआईसीआई बैंक में। इवन बजाज फाइनेंस को स्क्रीन पे रखिए, उसमें भी बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस अब मेरे ख्याल से 1%, हाँ ये दोनों अब पास पड़ने के बाद अब मोमेंटम कुछ फाइनेंशियल बैंक्स में वापस देखने को मिल रहा है, सिलेक्टिवली, इंडेक्स के लिहाज से नहीं। वीरू अरे एक दो स्टॉक्स और मेंशन कर देते हैं। वाकई आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहा है और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। अदानी इंटरप्राइजेस, एक बार यहाँ पे इस स्टॉक को स्क्रीन पे रखिएगा। 1951 और ये परसों की ट्रेजेक्ट्री को और इनफैक्ट उससे एक दिन पहले यानी गुरुवार की ट्रेजेक्ट्री को पार करता हुआ, मतलब गुरुवार के क्लोज ट्रेजेक्ट्री को पार करता हुआ एट डे हाई अच्छा मूव आ रहा है। एक दो स्टॉक्स और ले आइए जहाँ पे ट्रेड स्विंग्स अच्छे मिल रहे हैं, उसमें आरईसी भी शामिल है। आरईसी इस पैनल का एक बहुत प्रिफर्ड ट्रेड था। हालांकि आज थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, लेकिन ओआई एडिशंस में अगर आप देखें अभी अभी थोड़ा सा शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होने शुरू हो गए हैं। और एक सुबह मैंने एक स्टॉक और मेंशन किया था, दैट वाज बीएचएल। एक बार ओआई एडिशंस उसका भी देखते हैं। 7590 यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग करते हुए, लेकिन आज का याद रखिएगा क्रक्स है बैंक्स और बैंक्स, एंड स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक। अदानी इंटरप्राइजेस की शॉर्ट कवरिंग बढ़ रही है। मैं इसको जरा एक बार स्क्रीन पे रखता हूँ, प्लीज़ जरा अदानी इंटरप्राइजेस लेके आइएगा। प्रकाश सर देखिएगा, अदानी इंटरप्राइजेस 1950 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री है ऑलमोस्ट। कहाँ तक का स्विंग पॉसिबल है इसमें? मुझे अडानी एंटरप्राइजेस लगता है जो लो देखा था हमने करीब 1000 के आसपास, वो बॉटम आउट हो गया। अभी लेना चाहिए अडानी, 1-2 दिन के लिए नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। मुझे स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है ये बॉटम आउट हो चुका। हाँ, नीचे ऊपर जा सकता है। आज अगर किसी को लेना है तो अब 1946 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको स्टॉप थोड़ा डीप होगा। वो 2 दिन पहले का होगा, फ्राइडे के लो का, और वो है करीब 1820 का, काफी डीप है।
लेकिन फिर देखा जाए तो हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, करीब करीब मेरे हिसाब से 2200 के, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अपमूव तो मिलेगा, इंटरडे में चॉपिंग हो सकती है, लेकिन डिप्स वायबल है अडानी एंटरप्राइज पर, डिलीवरी बेस पर, नो फ्यूचर्स नो ऑप्शंस कुछ नहीं। ओके, ये है कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए गए। अब जरा मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ बढ़ा जाए और उस कड़ी में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्ढा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। ये पहली चीज तो आजकल जो पूरे वीकेंड इतना पढ़ लिया, जितना अपने जिसमें बैंक में खाता है उसके बारे में नहीं पढ़ा था मैंने। ये एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक, गुरमीत, उसके बाद दो और बैंक्स के नाम जुड़ गए साथ में। ये आंकलन, अब जो कुछ हुआ, ओवरनाइट डेवलपमेंट, सब कुछ मिला मिलू के क्या रीडिंग है आपकी? बड़ा सवाल तो सब ये जानना चाहते हैं, भाई ये कंटेजियन रिस्क है या ये दरअसल कंटेन हो गया? आप कैसे देख रहे हो? आशीष, टाइमिंग के लिए कंटेंट हो गया है, क्योंकि 600 बिलियन के आसपास मार्क टू मार्केट लॉसेज हैं। और ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसे आप बिग्स बॉय बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि इनको काफी लिक्विडिटी आया कोविड पीरियड में, क्योंकि काफी डील्स हो रही थी, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट एकदम जीरो था। और बैंक जो है, क्योंकि ये वीसी से डील करता है, उतना लेंडिंग नहीं कर सकता था, तो उसने लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स लिए, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज खरीदी। उस समय यील्ड अच्छा था, 1.25% का था, पर बाद में फेड ने रेट बढ़ाया। और अगर आप 12 महीने तक इंटरेस्ट रेट जीरो रखेंगे, 12 साल तक जीरो रखेंगे, डॉलर प्रिंट करेंगे, तो सडनली 12 महीने में अगर आप रेट को 0 से 5% ले जाएंगे, तो कुछ एक्सीडेंट तो डेफिनेटली होगा। वो इस फॉर्म में आया, और क्राइसिस हर बार नए फॉर्म में आता है। बट आई थिंक फेड ने स्विफ्टली एक्ट किया, फेड और ट्रेजरी ने, और 1 साल का लाइन दिया है बैंक्स को। तो मुझे लगता है टाइमिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। बट यूएस में अभी भी डेट बहुत है, 31-32 ट्रिलियन डॉलर का डेट है इकोनॉमी में। क्रेडिट कार्ड डेट बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट लोन बहुत ज्यादा है। तो ये और रेट्स अभी भी काफी हाई हैं, और ये शायद कुछ टाइम हाई रहेंगे, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और कंटेजियन नहीं लगता है। बट थोड़ा हमें ये मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया है, और इसके बाद रेट एकदम से कट होना शुरू हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो सब होने वाला। बिल्कुल ठीक। तो ये फॉर द टाइम बीइंग कंटेन हुआ है, लेकिन दिक्कतें ऐसा नहीं है कि सब की सब खत्म हो गई हैं। हो सकता है रीसरफेस करें, हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। दूसरा, इन डेवलपमेंट्स की जो गुरमीत हुआ क्या, बीच में जिस तरह से वो पॉवेल साहब की टेस्टिमनी आई थी, वो टेस्टिमनी से तो क्लियर कट पिच ऐसा लग रहा था आधे % की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मार्च के महीने में वो 25 का टोकन जब आया था, उसके बाद वापस दरें बढ़ेंगी। अब क्या इन इवेंट्स के बीच में, क्योंकि हुआ जो कुछ दिक्कत है, क्योंकि फेड ने बहुत एग्रेसिवली छोटे स्पैन ऑफ टाइम में एक्ट कर दिया, उसके बाद सारे समीकरण बिगड़ गए। अब ये जो कुछ हुआ है, उसके बाद ऐसा हो गया है क्या कि आधे % की रेट हाइक लेस लाइकली है 22 मार्च को फेड की तरफ से? मेरा ये मानना है कि शायद पॉज भी हो सकता है आशीष, क्योंकि जब आपका सिस्टम, आप प्राइस स्टेबिलिटी मेन गोल होता है, जो फेड ने बोला भी है। और अगर फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी पे अगर सवाल आएगा, तो कुछ टाइम के लिए मुझे लगता है हो सकता है फेड पॉज करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेड पूरी तरह पॉज करेगा, पर मेरा ये मानना है कि पीक रेट्स लगभग यूएस में आ चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, जैसा मैंने बोला कि इस सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, क्योंकि बहुत सारे पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम का पैसा वहां लगा हुआ है। तो जब बैंक डिफॉल्ट जो होता है, वो सिस्टम वाइड क्राइसिस इशू करता है, वो सीरीज ऑफ बैंक्रप्सीज हो सकती है। हमने देखा बहुत सारी इंडियन कंपनीज का कुछ सब्सिडीज का एक्सपोजर था। हमने वो चीज यूरोप में देखी, काफी सारे कंपनीज में देखी, जहां 10, 20, 25% तक उनकी ट्रेजरी के फंड्स वहां पे थे। उससे पेरोल इम्पैक्ट हो सकता है, पूरा टेक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट होते हैं, और फेड ने 2008 से में ये देखा है। तो मुझे लगता है कि फेड शायद थोड़ा पॉज करेगा। इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 2 बड़े कंसर्न थे। एक अदानी इशू था, जो मुझे लगता है अब सेटल होता दिख रहा है। उन्होंने कल भी प्रीपे किया है, जो उन्होंने फाइनेंसिंग करी थी अंबुजा के लिए। और जो हमारे बैंक्स को लेके एक थोड़ा सिस्टमिक रिस्क की बात हो रही थी, वो मुझे नहीं लगता, ओवरब्लोन थी, बट मुझे लगता है वो सेटल्ड है। और ये जो दूसरा इशू बाजार को परेशान कर रहा था कि रेट और बहुत तेजी से बढ़ेगा, मुझे लगता है उसका भी जो है, हम पीक रेट्स के नजदीक पहुंच गए, ऐसा मेरा मानना है। तो 2 जो बड़े कंसर्न थे जो हमारे इंडियन मार्केट्स के, वो मुझे लगता है एड्रेस होते हुए दिख रहे हैं।
ओके, आई थिंक इन्हीं दो विषयों पे बात करेंगे, लेकिन आशीष थोड़े से गुरमीत जी के ना ट्वीट्स के बारे में बात करते। दरअसल मैं दिल्ली ऑफिस में गुरमीत जी काफ़ी समय से आ रहे थे, यहाँ स्टूडियो में आशीष बैठते थे, वो सुबह का इंटरेक्शन होता था उनका TV 18 पे, फिर चले जाते थे। लेकिन अब मैं गुरमीत जी को धीरे धीरे समझ रहा हूँ। इनके 2 ट्वीट्स देखिए आशीष, हालांकि 3 थे, लेकिन जरा 2 देखिए आपकी स्क्रीन पे। माय फ्रेंड इन पंजाबी बाग आफ्टर हियरिंग अबाउट SVB इंसॉल्वेंसी, दिस इज व्हाई आई डोंट हैव एन इन्वेस्टमेंट। बैंक्स का कोई भरोसा नहीं, बी ए नेट बोरोवर ब्रो। और दूसरा ट्वीट देखिएगा इनका, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। गुरमीत जी आज सुबह सुबह कल किया था मेरे ख्याल से आपने ये ट्वीट, जरा प्लीज वो लेके आइएगा। ड्यूरिंग माई मॉर्निंग वॉक आई बम्प्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ माई society. Almost everyone was worried about markets and investment in US. Best part is that they tracked everything, but only 2 out of 15 and 16 members had stock, and overall exposure was nil. गजब ट्वीट थे यार, गजब नहीं। अभी गुरमीत जी जब हम लोग डिस्कशन वीरू खत्म कर देंगे तो गुरमीत जी एक हरियाणा पुलिस का जोक सुना के जाएंगे आपको। वो बात की बात है, लेकिन गुरु आप सवाल पूछ लीजिए मार के। गजब गजब, वो किलर था यार, वो मतलब वो जोक तो किलर था आशीष, यकीन मानिए। अच्छा गुरमीत जी, अच्छे ट्वीट्स थे आपके बहुत, अगर आप देखें शानदार ट्वीट्स थे। पहले आते बाजार पे, वो जाते जाते जरूर चुटला सुनाइएगा बोला। ये आपने 2 कंफर्ट की बात करी, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स और साथ ही साथ पीक रेट इन इंडिया, और बहुत नजदीक खड़ा है आपका अर्निंग सीजन भी, बहुत नजदीक खड़ा है। अब बताइए, जब थोड़ी समस्याओं का निवारण होता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त है क्या, प्रेफर क्या कर रहे हैं? आपने बजट में एक शॉपिंग लिस्ट अपनी डिस्क्लोज की थी, अब आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है? 2-3 पॉकेट्स हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसा बैंक्स में, मुझे लगता है कि इंडियन बैंक्स में थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में लगते हैं मुझे कुछ बैंक, जैसे ICICI बैंक है या कुछ और अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। ICICI बैंक में करीबन 15% के ऊपर का करेक्शन आया है, उसके पीक से बेस्ट एवर क्वार्टर था। क्रेडिट कॉस्ट कंटेन्ड है, डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, लोन मिक्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70% रिटेल है। लाइबिलिटी साइड, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये साल लाइबिलिटी साइड डिफरेंशिएट करेगी बैंक्स का, कितना स्ट्रांग आपका डिपॉजिट बेस है, कितना कासा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान का, क्योंकि SVB की बात कर रहे हैं, ICICI में 50% कासा है, मतलब जो छोटे निवेश, जो करंट और सेविंग अकाउंट होते हैं और जो ग्रैनुलर बेस है वो ज्यादा है। हमने देखा कि जो SVB में था वो बल्क डिपॉजिट्स थे, $2.5 लाख, जो इंश्योरेंस था वो सिर्फ 5% था। तो जितना बैंक की लाइबिलिटी ग्रैनुलर होती है, उतना एक उनको कॉस्ट ऑफ फंड उनका लोअर होता है, वो डी रिस्क होते हैं, उतना आपको एग्रेसिव नहीं होना पड़ता है लेंडिंग के लिए। बैंक का मेन काम कम कॉस्ट पे बोरो करना है और हाई कॉस्ट पे लेंड करना है। तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेंथ है ICICI बैंक में, और करेक्शन हुआ है। कुछ मुझे मिड कैप बैंक्स भी अच्छे लगते हैं, जैसे IDFC फर्स्ट है, फेडरल बैंक है, एक आध 2 NBFCs हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे आगे जाके, पूना वाला फिनकॉर्प है। दूसरा, मैं कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। मुझे लगता है जो हाउसिंग है, हमने चाइना में, अगर आप देखा होगा कि जो ग्रोथ आई 10 सालों में, बड़ी हाउसिंग लेग थी, अर्बनाइजेशन होता गया। मुझे इंडिया में भी वही साइकिल देखने को मिल रही है। आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बावजूद हाउसिंग रजिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। हमने हर बार देखा है कि जब 9-9.5% हो जाता है होम लोन का रेट, तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई है मिड एंड में, बट अभी भी नंबर बहुत अच्छा है, चाहे आप वो रजिस्ट्रेशन देखिए। और ये जो हाउसिंग लेड ग्रोथ है, इससे जो मुझे लगता है कि हाउसिंग लेड कैपेक्स साइकिल आपको अगले 2-3-4 साल में देखने को मिलेगी। तो आप उसको इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो मुझे कुछ सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, कुछ बिल्डिंग मटेरियल में जो केबल एंड वायर की कंपनी है पॉलीकैब, वो पसंद है। कुछ और कंपनीज भी हम इसमें देखते हैं। तो ये दो थीम मुझे अच्छी लगती हैं। और कुछ कैपिटल गुड कंपनीज जैसे L&T है, और अगर आप प्रॉक्सी खेलना चाहें कैपिटल गुड्स का और कंस्ट्रक्शन का, तो एक कंपनी है टाटा केमिकल, जो सोडा ऐश की लार्जेस्ट मेकर है, और सोडा ऐश जो है यूज होता है ग्लास बनाने में, जिसका अगेन एंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये हो गया बेहतरीन गुरमीत के कंप्लीट सर्कल के सबसे प्रेफर्ड पिक्स इस समय के। अच्छा गुरमीत, मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि आज तो क्या है, वो सबको यही जानना है SVB रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स। ये पिक्स तो गुरमीत की स्क्रीन पे प्लीज चलाते रहिएगा। 2 कंसर्न्स वीकेंड में बहुत माउंट हो रहे थे।
एक को तो आपने ब्यूटीफुली एड्रेस कर दिया है, हमारा बैंकिंग, हमारे फाइनेंशियल्स, वो सिस्टम, हम भी कितने दिक्कत में हैं, वो आपने क्लियर कर दिया। हमारे रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है, हमारी बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है। दूसरा कंसर्न था वो स्टार्टअप्स को लेकर। अगर यूएस में कहीं स्टार्टअप्स को लेकर इस तरह के कंसर्न्स आ रहे हैं, उनको अपने पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही थी, फंडिंग चोक हो रही थी, उस बीच में क्योंकि कंप्लीट सर्कल भी आई एम श्योर कुछ एक्सपोजर होगा, क्या बातचीत करके लग रहा है, क्या स्टार्टअप्स के लिए वाकई जो स्पेस में हम आए हैं, जिस समय में आए हैं, काफी दिक्कतें बढ़ रही हैं क्या? आशीष, मेरा ये मानना है कि प्राइवेट मार्केट में शेकअप अभी भी बाकी है। हमने कुछ हद तक देखा है, बट कुछ आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ऑब्सीन वैल्यूएशंस थी बहुत सारे पॉकेट्स में। तो हमने पहले देखा क्रिप्टो मार्केट में शेकअप हुआ, लगभग $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप अगर मैं बोलूं लूज हुआ है। बहुत सारे स्टार्टअप्स अगर आप प्राइवेट मार्केट ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अनलिस्टेड शेयर्स भी डील करते हैं, चाहे वो फार्म इजी रहा हो, चाहे वो और भी टेक कंपनीज के नाम रहे हो। लिस्टेड स्पेस में हमने 60-70% करेक्शन देखा है। आप जोमेटो देखिए, 4 बिलियन के मार्केट कैप पे है, 4-4.5। स्विगी का लास्ट राउंड शायद $10 बिलियन पे हुआ था। अब वो अगला कैपिटल रेज के लिए या तो आपको मार्कडाउन करना पड़ेगा, या आप उम्मीद करेंगे कुछ ऐसा चेंज हो कि वैल्यूएशंस वापस आ जाए, जो कि मुश्किल होता दिखता है। तो ये जो रोटेशन ऑफ कैपिटल था, ये बंद हो गया। और आपको बहुत स्पेस में आप देखेंगे ब्लॉक डील्स आ रही हैं, बहुत सारे जो पी फर्म्स हैं एग्जिट कर रहे हैं। वो क्लियर पॉइंट आउट कर रहा है कि थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच है, क्योंकि जो रोटेशन था कैपिटल का वो कम हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये शेकअप अभी, तभी मैंने बोला है प्रॉब्लम टाइम बीइंग के लिए एड्रेस हुई है, बट इसका सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आएगा जैसे जैसे और फेलर्स आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टअप स्पेस में। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी कंपनीज खराब है, शेकअप होता है, और उसमें सक्सेस रेट हमने देखा ही है कि 5-10% होता है। जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो उसका सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आपको बैंक्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हर जगह आपको सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी बाय कर रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है ट्रेडिशनल बिजनेसेस शायद वापस से अच्छा करेंगे। जो बोरिंग बिजनेसेस हैं, जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं, जहाँ पे अच्छे कैश फ्लोज हैं, आई थिंक अगला ये साल जो है शायद उनका रहने वाला है। चलिए, हो गई मार्केट की बात। गुरमीत, दिन भी बुरा नहीं है, जितना डर लग रहा था वीकेंड पे, थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है, कुछ हरियाली के साथ कामकाज हो रहा है। लगा नहीं था ऐसा एटलीस्ट संडे आफ्टरनून तक। जाते जाते कुछ वो हरियाणा वाला बताइए, किस्सा क्या था वो ठुल्ले वाला? ठुल्ले मतलब हम एमपी में कहते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाला। तो उसमें आशीष जी, एक्चुअली क्या है कि जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो क्या है कि थोड़ा ह्यूमर भी आना चाहिए, अदरवाइज क्या है, टेम्परामेंट भी इंपॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए। तो ये एक वो लेडी थी, उनकी कार बंद हो गई ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ग्रीन पे भी नहीं चली, येलो पे भी नहीं चली, और रेड पे भी नहीं चली। काफी देर खड़ी रही, पीछे से लोग हॉन्क कर रहे थे। तो फिर एक जो कांस्टेबल थे, रामफल जी, वो आए, उन्होंने बोला, मैडम क्या बात होगी, कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है? तो वो कह रहे थे कि आपको शायद कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है ट्रैफिक गुरमीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट, ये क्राइसिस और अपनी स्टॉक पिक सब कुछ समझाने के लिए, और मूड थोड़ा सा लाइट रखने के लिए। चलिए वीरो, कार्यक्रम को समेटा जाए। नीरज जी आ गए सारी दिक्कतें दूर करने के लिए सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत में है, अब दिक्कतें नीरज जी दूर करेंगे। नीरज जी, ओवर टू यू। दिक्कत है कहाँ? हाँ, कहाँ है दिक्कत? दिक्कत कहाँ है? अंडर द कारपेट। ना फेड को दिक्कत है, ना गोल्डमैन सैक्स को दिक्कत है, ना स्टार्टअप वालों को दिक्कत, ना सिलिकॉन बैंक को दिक्कत है, सभी परेशान, ना हमारे मार्केट को दिक्कत हमारे है। भी हरे में। दिक्कत कहाँ है? कौन डूबा? इवन नजारा को भी दिक्कत नहीं, उनको भी पैसा मिल जाएगा। अभी तो बातचीत होनी है आपकी तरफ से। तो नो प्रॉब्लम डे है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, खैर मार्केट तो ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे। यार, गिरने वाले शेयरों की संख्या बहुत ज्यादा है, 2000। ब्रेथ खराब है, इंडेक्स तो ठीक है, ब्रेथ खराब है। लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। चलिए, खैर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन